हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से करंट अफेयर करेंगे और अब जो करंट अफेयर हम करेंगे वो होगा 22 जनवरी से लेके 4 फेब तक, 4 फेब 2023 तक। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम इसको। पर मैं आपको बता दूं, ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे MCQs, क्योंकि आप देखिए कोई भी पेपर आप देंगे आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका और प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो भी एक्स्ट्रा आपसे बताया जाएगा आपको वो लिखिए साथ साथ में, क्योंकि आपकी बहुत मदद करेगा जब भी आप आगे इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास वीकली करंट अफेयर्स है, हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये वही इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से छांटे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत छांट कर आपके लिए ये MCQ लाए गए हैं ताकि आप इन्हें करें और प्रॉपर तरीके से इनको हर चीजों को समझें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास 22 जनवरी से लेकर 4 फेब 2023 के करंट अफेयर्स देखते हैं। MCQ फॉर्म में आपको पता ही है, ठीक है, आप आंसर भी देंगे साथ साथ, और आपने जो अपने करंट अफेयर पढ़ रखे हैं अब उनको जज करने का टाइम भी आ जाता है कि कितना मुझे याद रह गया है पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2023। अगर हम इससे छांटें तो हमें पहला क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, और वो कौन से नंबर का होने वाला है भाई? 15th नंबर का सम्मेलन होने वाला है। और अगर हम बात करें कब होने वाला है तो भाई अगस्त के महीने में 2023 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी? ऑप्शन देखिए, इंडिया, उसके बाद है UAE मतलब कि अपना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद है साउथ अफ्रीका और उसके बाद है आपके पास सिंगापुर। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या बनेगा, कहां होगा, कैसे होगा, इसकी सबके बारे में बात करेंगे। अगर आपने ब्रिक्स को कभी ध्यान से देखा हो, अगर आपने इस एक्रोनॉमी, ये जो वर्ड है ब्रिक्स, अगर आप इसे तोड़ते हैं तो ये कौन कौन सी कंट्री बनता है आपके पास? पहला बनता है ब्राजील, R से अगर हम बात करें तो डेट इज रशिया, याद रखना है आपको। I से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास इंडिया। C से अगर हम बात करें यहाँ पे तो चाइना हमें देखने को मिलता है, और अगर हम S से बात करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास साउथ अफ्रीका। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? साउथ अफ्रीका। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन पे फिर से एक बार जाएंगे, इंडिया करेगा, UAE करेगा, या साउथ अफ्रीका करेगा, या फिर सिंगापुर करेगा। तो इसका आंसर निकल कर आता है C। कौन करेगा बच्चे इस बार इसको होस्ट, या 15th जो सम्मेलन होने वाला है इसे कौन होस्ट करेगा? तो आपको याद रखना है कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। और कब करेगा भाई? तो आपको याद रखना है कब, 15th ब्रिक्स समिट, और कब होने वाली है? अगस्त 2023 में ये होने वाली है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकली। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को उस टाइम पीरियड से मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में। कहता है ब्रिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज है जो कि आने वाले टाइम पे और अभी भी क्या कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी को चेंज कर रही है, या ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लेकर आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बिल्कुल इंडिया की बात करिए, इंडिया भी, चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज। और अगर आप इन सारी कंट्रीज को देखें तो अगर हम इनको थोड़ा सा गौर करें इन सारी की सारी कंट्रीज पे, तो आप देखिए ब्राजील, रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, इन सब के एरियाज, इन सब में पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए इन पांचों कंट्रीज को एक ग्रुप में जोड़ा गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उसे बोला गया ब्रिक्स बोला गया। ठीक है, उसे क्या बोला गया? ब्रिक्स यहां पर बोला गया। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है आगे। अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म यहां पर बता दिया इसका। इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग ब्रिंगिंग टुगेदर द मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको बोल दिया जो आज भी एमर्ज कर रही है इकोनॉमी और आने वाले टाइम पे भी क्या करेंगी, एमर्ज करेंगी। तो आगे आता है ब्रिक्स कंट्रीज हैव
been the main engines of global economic growth over the years। और बिल्कुल आप देखिए, हम कहीं ना कहीं सारे जने क्या कर रहे हैं, सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, जैसे पहले थी उससे तो बहुत अच्छे पैमाने पे ग्रो कर चुकी हैं और कर भी रही हैं और आगे भी करेंगी। ओवर सम टाइम ब्रिक्स कंट्रीज हैव कम टुगेदर टू डिलिबरेट एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज अंडर द 3 पिलर्स। अब 3 पिलर्स हैं यहाँ पे, देखो पहला कहता है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। पॉलिटिकल मतलब यहां पे राजनीतिक तौर पर, और सुरक्षा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। उसके बाद इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, इकोनॉमिक तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। किसके आगे 3 पिलर्स आ गए आपके पास यहां पे इंपॉर्टेंट। कहता है द एक्रोनियम ब्रिक्स वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड इन 2001। तो ये टर्म पहली बार कब आई थी? 2001 में। और देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम क्या था? तो जिम ओनील। क्या नाम था उनका? जिम ओनील। और ये जिम O'Neill of Goldman Sachs in a report on growth prospectus of economies of Brazil, Russia, India and China, which together represent a significant share of the world's production and population। ठीक है, अगर आप देखें, अगर हम वर्ल्ड में भी बात करें तो हमारी कंट्री आज तो हम फर्स्ट टॉप कर गए पॉपुलेशन में, बट अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड से भी, तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो 2 कंट्रीज में प्रोमिनेंट है, एक है इंडिया और एक है चाइना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे, यहां से एक और क्वेश्चन निकालते हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ठीक है, तो ये जो ब्रिक टर्म है, ध्यान देना, ये जो ब्रिक टर्म है ये किसने दिया था? तो ये ब्रिक टर्म दिया था किसने? जिम ओनील ने। इट मींस इनिशियली कौन सी कंट्री इसमें मर्ज नहीं थी? तो इनिशियली इसमें साउथ अफ्रीका मर्ज नहीं था। ठीक है, फिर बाद में किसे जोड़ा गया होगा? साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया होगा। और बार बार आपको याद रखना है कि इन्हीं 5 के बीच में बारी बारी कर क्या होती रहती है? ये मीटिंग चलती रहती है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है आगे। इन जुलाई 2006 द लीडर ऑफ ब्रिक। समझ गए? ब्रिक मतलब तब तक कौन सा नहीं जुड़ा था? एस मतलब यहां पे साउथ अफ्रीका तब तक नहीं जुड़ा था। कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने भी आपको बोला कि इनकी मीटिंग कहां पर होगी? या ब्राजील में होगी, या रशिया में होगी, या इंडिया में होगी, या चाइना या साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, तो शुरू में इसकी कहां पर हुई है? मीटिंग कहां पर हुई है? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, ऑन द मार्जिन्स ऑफ द G8 आउटरीच समिट। जो फर्स्ट ब्रिक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कहां पर हुआ था? रशिया में 16 जून 2009 को। और ब्रिक जो है, इससे ब्रिक्स किया गया कब? 2010 में। जब 2010 में एक नई कंट्री जुड़ती है ब्रिक के अंदर, वो कौन सी थी? वो थी साउथ अफ्रीका। कौन सी थी बेटा? यहां पे साउथ अफ्रीका। तो आपको यहां पर क्लियर रखना है अपने पास कि अगर हम बात करते हैं किसकी? 15th ब्रिक समिट की भी, तो 15th, अब देखो 5 है, 5 में लास्ट कौन सा है? एस। तो एस से याद रखना है साउथ अफ्रीका ही जा रहा है इसे होस्ट करने के लिए भी। तो साउथ अफ्रीका क्या करने जा रहा है? इसको होस्ट करने जा रहा है। और उनके किस शहर में होने वाला है? डरबन में। कौन से वाले शहर में भाई? डरबन में। और साउथ अफ्रीका से हमारी कड़ियां बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से ही कहां पर आए थे? भारत आए थे। और कब आए थे भाई? तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कौन? गांधी जी। कहां से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो आपको याद रखने सारे पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या क्या चीजें यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली न्यूज पे। कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ये बहुत न्यूज में था। ठीक है, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। अब समझते हैं। कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्लीज राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। द मुगल गार्डन्स वाज डिजाइंड इन विच ईयर? अब पहले समझो इस बात को। क्या मुगल गार्डन कहने का मतलब है कि मुगलों का गार्डन? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रही हूं क्या मुगल गार्डन बोलने का मतलब है मुगलों का गार्डन? बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे कि मुगलों के टाइम पीरियड पे एक गार्डन का स्टाइल आया, एक गार्डन बनाने का स्टाइल आया,
उस गार्डन स्टाइल को क्या बोला गया बच्चे? मुगल गार्डन बोला गया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक किसी चीज को बनाने के लिए कोई स्टाइल कॉपी किया जाता है, ठीक वैसे ही मुगल गार्डन या मुगल गार्डन बनाने के लिए या फिर गार्डन्स बनाने के लिए जो मुगलों का पैटर्न आया, जो स्टाइल आया, उसे क्या बोला गया? मुगल गार्डन बोला गया। और ये कहां पर है भाई? तो ये राष्ट्रपति भवन में है और इनका नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान। ठीक है, और ये शब्द कोई नया नहीं है, ये शब्द जो है वो बहुत पुराना है। अगर आप देखें तो गार्डन्स का जो कंसेप्ट है उनमें ये शब्द कई बार आता है, अमृत उद्यान। अगर हम बात करें इसकी किस ईयर में, 1909 में, 1917 में, 1936 में या 1947 में। ठीक है, तो अब एक एक चीज को, कड़ी को जोड़ेंगे और समझेंगे कि मुगल गार्डन किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर आपको याद हो, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे करके। आपको याद है, आप सभी ने 1905 में बंगाल का विभाजन पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपने बंगाल का पार्टीशन पढ़ रखा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, पार्टीशन की बात करते हैं, तो बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। और 1911 में इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया था। एनल करने का मतलब हो गया रद्द कर दिया गया था। किसको? पार्टीशन को। समझिए यहाँ पे पहले पॉइंट को कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। ये समझ में आ गया आपको? जब इसे रद्द किया गया, उसी टाइम पीरियड पे राजधानी को भी शिफ्ट किया गया। कहां से कहां को? कलकत्ता से, या उस समय के कोलकाता से, कलकत्ता से कहां पे बदली गई राजधानी? दिल्ली में बदली गई। कहां पर बदली गई बेटा? दिल्ली में बदली गई। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति जी कहां पे रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक वैसे ही जब राजधानी बदली गई होगी तो यहां पे पावरफुल व्यक्ति कौन था उस समय पे? पावर किसके पास थी? वाइसरॉय के पास। और अब वाइसरॉय के लिए क्या बनाना था? अब वाइसरॉय के लिए दिल्ली को सजाना था। किसे सजाना था? दिल्ली को सजाना था। और सजाने के लिए, ठीक है, पूरे के पूरे दिल्ली को डिजाइन किया गया प्रॉपर तरीके से। और अब हम देखेंगे इसके बाद की कहानी। समझ गए ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में रद्द कब होता है? 1911 में। और 1911 में ही राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है कलकत्ता से दिल्ली। और अब वाइसरॉय के जो रहने का स्थान है वो तैयार किया जाएगा और उसमें गार्डन्स बनेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। देखिए क्या लिखा है, कहता है मुगल गार्डन की अगर हम बात करें तो इसका नाम आप सबको पता है, अमृत उद्यान। थीम क्या आती है हमारे पास? तो आजादी का अमृत महोत्सव। अब पूरे इतिहास के बारे में देखेंगे और समझेंगे। मुगल गार्डन जो अब तक थे, ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम द मुगल गार्डन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, gardens around ताज महल एंड मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया एंड पर्शिया। अगर आप देखें तो जब भी कोई बाहरी ताकत भारत पे आके रूल करेगी या भारत में आके अपने आप को स्टैब्लिश करेगी तो उनका कल्चर हमारे कल्चर से मिक्स होगा, ऑब्वियस है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में शालीमार गार्डन आपने सुने होंगे, वैसे ही गार्डन किसके अराउंड? ताजमहल के अराउंड। ये किसके मिक्सचर दिखते हैं हमें? और मिनिएचर पेंटिंग्स किसका मिक्सचर दिखती है? इंडिया और पर्शिया का हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। मुगल गार्डन्स वर नोन टू अप्रिशिएट गार्डन्स इन बाबरनामा। बाबर सेज, मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार बताया है कि बाबर जब बाबरनामा लिखता है तो वो लिखता है और वो बताता है कि मुझे बाग बहुत पसंद है। बाग शेर वाला नहीं, कौन सा वाला बाग पसंद है? बगीचे वाला। मुझे बाग बड़े पसंद है। ठीक है, और सच में उसको बाग बहुत पसंद थे। कहते हैं कि वो उन बागों के नीचे बैठकर रोया भी करता था। ऑब्वियस है, कोई दुख चल रहा होगा बेचारे की जिंदगी में तो रोया भी करता था। तो आपको याद रखना है, बाबर सेज दैट हिज फेवरेट काइंड ऑफ गार्डन इज द पर्शियन चारबाग स्टाइल। चारबाग समझ रहे ना? चारबाग इस तरीके से प्रॉपर, यहाँ पे भी गार्डन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी गार्डन, इस तरीके से गार्डन, आने जाने के लिए रास्ते मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है द चारबाग स्ट्रक्चर वॉज इंटेंडेड टू क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थली यूटोपिया जन्नत। मतलब इनके हिसाब से जो ये बाग है ये जन्नत है, ये प्योर है, ये जन्नत दिखा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, जन्नत की प्राप्ति करवाते हैं। इन विच, जिसके अंदर किसके बीच की हार्मनी देखने को मिलती है? हम इंसान और नेचर के बीच की हार्मनी यहां पर देखने को मिलती है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया,
पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें मुगल गार्डन्स देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी बाबरनामा से पुरानी वाली। अब आते हैं अपने आंसर पे भी। कहते हैं अब देखो भाई, दिल्ली सजानी थी, दिल्ली को डिजाइन करवाना था, दिल्ली को सजाना था, तो दिल्ली को सजाने के लिए किसी बंदे को तो अपॉइंट करना पड़ेगा जो दिल्ली सजाएगा। तो वो कौन था? एडविन ल्यूटियंस, याद रखना है आपको। और इन्होंने डिजाइन को फाइनल करा था मुगल गार्डन्स के कब? 1917 में। बट इट वाज ओनली ड्यूरिंग द ईयर 1928-29 इसके अंदर प्लांटिंग शुरू की गई। ल्यूटियंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारी जगह से, गार्डन से, ठीक है, अलग अलग तरीके के फूल पौधे लेकर यहां पर लगाए गए हैं। तो आपको ये पॉइंट यहां पर याद रखना है, ठीक है। अब अच्छे बच्चे देखो यहां पे, अब यहां से आंसर निकल गया। क्या आंसर निकला इसका? बी, मतलब 1917 की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो 1917 में इन मुगल गार्डन्स को क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। अब समझो बच्चे एक और बात, अगर आप समझें, अगर ये ओरिजिनल मुगल गार्डन्स होते तो क्या हम इसमें प्रॉपर तरीके से चेंजेस कर पाते? बिल्कुल नहीं। पर आप देखेंगे समय समय पर अलग अलग राष्ट्रपति आए और उन्होंने अपनी सहूलियत, या फिर ऐसा कह लो कि अपने तरीके से उस समय पे उन सारे गार्डन्स के अंदर चेंजेस किए हैं। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। देखो, कहता है यहां पे सी राजगोपालचारी की बात करते हैं। तो ये पहले इंडियन रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति भवन थे जिन्होंने क्या करा था? जिन्होंने वहां पर वीट की कल्टीवेशन करी। अगर आप उस जमीन को देखें तो वो जमीन बड़ी फर्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी कल्टीवेशन करी? वीट की कल्टीवेशन करी। किसने? सी राजगोपालचारी ने। प्रेसिडेंट आर वेंकटारमन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कैक्टस के पेड़ों को ऐड करा था, कैक्टाई छोटे छोटे। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो उन्होंने हर्बल गार्डन्स बनाया, टेक्टाइल गार्डन्स बनाया। किसके लिए? विजुअली हैंडीकैप्ड और अदर्स लोगों के लिए। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये अपने पास अमृत उद्यान है, ठीक है, ये अमृत उद्यान अब या फिर मुगल गार्डन जो है वो एक्चुअली में मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन नहीं रह गए हैं, अब वो बिल्कुल यहां पर बदल गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसीलिए मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब हमारे पास अमृत उद्यान इसका नाम रख दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग एलेना रायबिकिना इन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज आपके पास आ चुकी है। अब आप देखेंगे कि न्यूज के अंदर क्या क्या पॉइंट यहां पर बोला गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अरीना सबलेंका, उसके बाद है कैरोलिना प्लिस्कोवा, कैरोलिन गेरेशिया, उसके बाद है किया केनेपी, ठीक है। अब देखेंगे इसका आंसर भी और छांटेंगे इसके आंसर को भी। देखो क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें। अच्छा आप देखो बेटा, ये तो वुमेन सिंगल की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके पास मेन सिंगल वाला है, तो मैं आपको दोनों को एक ही में सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। देखो क्या लिखा है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो नोवाक कौन है यहाँ पे? जोकोविक डिफीटेड स्टीफेंसो। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन पे आना जरा सा। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? मेन वाले में क्या है कि किसने स्टीफेंसो तप्तिस्ता को हराया है? तो आंसर आपके पास निकल कर आ गया एन जोकोविक, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है इनका नाम, ठीक है, ये आपके पास याद रहेगा। अब आता है यहां पे क्वेश्चन, देखिए क्या है, फाइनल मेन सिंगल मैच ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अगर हम बात करें, नोवाक विंस 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन और 22nd ग्रैंड स्लैम। ही लेवल्स राफेल नडाल विद हिज 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल इन वुमेन सिंगल कैटेगरी। अगर हम बात करें तो अरियाना सबलेंका डिफीटेड एलाना रेबिकन। अब याद करिए किसने किसको हराया? तो एलेना को किसने हराया भाई? अरीना ने हराया है। तो यहां से एक और क्वेश्चन निकल कर आ गया। तो इसका आपका आंसर क्या बन रहा है? 3 का ए। तो आपको यहां पर इसके बारे में याद रखना है। अब देखिए बच्चे क्या बोला गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का मेजर टेनिस चैंपियनशिप है। आगे द फर्स्ट ऑफ द 4 एनुअल ग्रैंड स्लैम इवेंट कहां पर हुआ? हेल्ड एट द नेशनल टेनिस सेंटर। कहां पे? मेलबॉर्न,
पार्क, और मेलबॉर्न पार्क कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए इसका नाम भी क्या है आपके पास? ऑस्ट्रेलिया ओपन। कहता है द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज मैनेज्ड बाय टेनिस ऑस्ट्रेलिया, फॉर्मरली इसे क्या कहा जाता था? लॉन टेनिस एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड वाज फर्स्ट प्लेड एट वेयरहाउस मेंस क्रिकेट ग्राउंड इन मेलबॉर्न इन नवंबर 1905। और जो पहली बार वुमेन वाला है वो कब खेला गया? 1922 में। एंड द फैसिलिटी इज नाउ नोन एज एल्बर्ट रिजर्व टेनिस सेंटर, और इसका एक पूरा का पूरा ग्रास कोर्ट भी है। तो आपको यहां से और भी क्वेश्चन मिल गए कि क्या क्वेश्चन आपके पास आएगा, किस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें यहां पर कवर हो जाती हैं आपके पास। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन एक ही से निकाल दिए हमने। ठीक है, कौन कौन से वाले क्वेश्चन? एक ये वाला क्वेश्चन, और ये पूरे का पूरा चार्ट बना हुआ है अब आपके पास। देखिए, मेन सिंगल में विनर अभी बताया मैंने आपको, नोवाक जोकोविक। उसके बाद है यहाँ पे रनर अप कौन थे? स्टीफेनोस। उसके बाद है वुमेन सिंगल की बात करें तो अरीना, और यहाँ से बात करें तो एलन, जो अभी आपने नाम पढ़ा था। मेंस डबल की बात करें तो जे क्यूबलर, और उसके बाद है आर हिजिकाता। उसके बाद अगर हम मेंस डबल में रनर अप की बात करें तो HNYS और जे जेलेंस्की, जो कि पोलैंड से हैं, ये आ गए। वुमेन्स डबल की बात करें तो वी, अब आप नाम आगे पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वो हो जाता है ना। ठीक है, सिनियाकोवा, उस तरीके से यहाँ पर कौन है? अयोमा और सीही बहारा। मिक्स डबल की बात करें तो एल्स स्टीफानी, और उसके बाद है आर मेटोस। और यहाँ पे अगर हम बात करें रनर अप की तो आर बोपाना और मिर्जा, एस मिर्जा। कहाँ से थे भाई? इंडिया से। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना था, और इसका आंसर क्या निकलता है आपके पास? डी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला आता है हॉकी से रिलेटेड है। विच team beat Belgium 4-5 in the penalty shootout to win FIH Men's Hockey World Cup 2023। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, और उसके बाद है जर्मनी। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, तो आपको याद रखना है इसका आंसर अभी ढूंढते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जर्मनी बीट बेल्जियम। क्या ऑप्शन निकला यहाँ पे? डी। तो आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे? डी। तो जर्मनी ने किसे हराया है? बेल्जियम को हराया है 5-4 इन द पेनल्टी शूट आउट। और FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा FIH का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल, याद रखना है आपको, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब लिखा जाता है FIH, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा वाला? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कब बना था ये? तो आपको याद रखेंगे 7 जनवरी 1924 को ये बना था। कब बना था? तो 7 जनवरी 1924 को ये बना था। और इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर? तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन यहां तक आपके पास। अब देखिए क्या लिखा है, कहता है यहाँ पे कि कहां पर खेला गया। अब एक और क्वेश्चन निकलता है, कहता है कलिंग स्टेडियम, जो कि कहां पर है? भुवनेश्वर, इंडिया में। एंड द स्कोर्स वर लेवल एट द एंड ऑफ रेगुलेशन टाइम एट 3 इज इक्वल टू 3। एंड दिस इज जर्मनीज 3rd हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर दे वॉन इट इन 2002 में भी जीता था, 2006 में भी जीता था। विद दिस दे ड्रॉ द लेवल ऑफ नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी की अगर हम बात करें तो ये चौथी टीम है टू रजिस्टर कम फ्रॉम बिहाइंड विन अ वर्ल्ड कप फाइनल फ्रॉम 2:2 and deficit at 3-2 to lead and ultimately a shootout they eventually became चैंपियंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहानी याद रखनी है किसकी? 5th वाले क्वेश्चन की भी। तो यहाँ पे FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कब बना था? 7 जनवरी 1924 को। और इसके हेडक्वार्टर है लाउसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर आते हैं। अगला बढ़ते हैं 6th वाले करंट अफेयर पे। ठीक है, अगला देखिए, कहता है विच टीम, अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बीट इंग्लैंड इन द फर्स्ट एवर ICC Under-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन द पोचेसट्रूम इन साउथ अफ्रीका। अब ऑप्शंस क्या क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। अब अगर आप झंडे को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा प्यारा भारत ही है, तो हमारा प्यारा भारत ही यहाँ पर जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है इन द फर्स्ट एवर
ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। कहां पर हो रहा था ये? पोचेस्ट्रूम में, साउथ अफ्रीका में। इंडिया ब्लोड आउट इंग्लैंड फॉर अ पेल्ट्री 68 एंड won by 7 विकेट्स। एंड दिस इज द फर्स्ट ICC ट्रॉफी जो कौन जीत कर आया है? इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट इसको जीत कर आई है। ठीक है, याद रखेंगे आप यहां पर। एंड द सीनियर्स रीच द वर्ल्ड कप फाइनल on 3 occasions across format but failed to go to the distance. Bowling first, India cleaned up the English side for mere 68 runs in 17.1 overs. ठीक है, तो यहाँ पे कौन जीता है भाई? हमारा प्यारा भारत, आपको देख ही रहा है यहाँ पे, और अंडर 19 ये मैच यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप छोटी छोटी चीजों को, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले करंट अफेयर पे आते हैं। 7th, Dash became the 41st Prime Minister of New Zealand after the resignation of Jacinda Ardern। ठीक है, तो अब कौन है यहाँ पे? इनको देखेंगे, जेनी, बिल, क्रिस और जॉन। तो आपको यहाँ पे आंसर पहले भी मिला हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो न्यूजीलैंड के फॉर्मर कोविड-19 रिस्पॉन्स मिनिस्टर, जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस, विल रिप्लेस्ड जेकिंदा एडर्न एज प्राइम मिनिस्टर। द 44-year-old सीनियर पॉलिटिशियन मस्ट बी फॉर्मली बैक्ड बाय लेबर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अब यहाँ पर आपको, इसको आप पढ़ेंगे भी साथ में, पर आपको याद रखना है इसका ऑप्शन क्या निकल कर आता है भाई? सी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये न्यूजीलैंड के पुराने कोविड मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब क्योंकि एडर्न ने क्या कर दिया, एकदम रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके कारण, ठीक है, अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? चार्ल्स हिपकिंस बनकर यहां पर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके बारे में बात करें तो एजुकेशन पोर्टफोलियो, हिपकिंस जो है वो मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड पब्लिक सर्विसेज भी थे एंड लीडर ऑफ द हाउस भी थे। इन्हें ही इज नोन एज द पॉलिटिकल ट्रबल शूटर, जिनके पास वेराइटीज ऑफ रोल थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, और आने वाले टाइम पे भी इंग्लैंड के अंदर किस प्रकार के चेंजेस करते हैं ये अलग बातें हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत अलग बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल टूरिज्म डे 2023 अक्रॉस इंडिया? भाई पूरा का पूरा भारत इतना ज़्यादा ऐसा कह लें हम कि डाइवर्स है, इतना ज़्यादा भिन्न है कि अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ हमें रहने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह मिलती है भाई। ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें, कन्याकुमारी तक, अगर आप शुरुआत करें गुजरात से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, तो पूरा का पूरा भारत अपने आप में यूनिक है और अपने आप में टूरिज्म के लिए जाना जाता है। अब ये डे कब मनाया गया? तो 23 जनवरी 2023 को, या 25 जनवरी 2023 को, या फिर 22 जनवरी 2023 को, या 26 जनवरी 2023 को। तो इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है 25 जनवरी 2023। अगर आपको पता हो, इसी दिन हम एक और डे मनाते हैं, वो कौन सा है? वो है नेशनल वोटर्स डे। कौन सा डे मनाते हैं हम यहाँ पे? नेशनल वोटर्स डे भी इसी दिन हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था इस दिन। अगर आपको पता हो, 25 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 को किसे स्टैब्लिश किया गया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है इंडिया विल सेलिब्रेट नेशनल टूरिज्म डे 2023 कब मनाएगा? 25 जनवरी को। और इसका मेन एजेंडा या मेन पर्पस क्या है इस टूरिज्म डे का? ताकि टूरिज्म सेक्टर को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। इंडिया इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपने इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इस डे की बात करें तो लोगों को अवेयरनेस भी फैलानी है, भारत का कल्चर, ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी दिखानी है। ठीक है, ये नहीं कि भारतीयों को ही दिखानी है भाई, अब्रॉड वालों को, बाहर वालों को भी दिखानी है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कोई प्रॉपर तरीके से इसकी हिस्ट्री तो हमें देखने को नहीं मिलती है, पर 1948 में
टूरिस्ट ट्रैफिक ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, किसके लिए? ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। और 58 में एक नई डिपार्टमेंट बनकर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन, जो कि बाद में अगर हम देखें तो ये किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, टूरिज्म डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें इस डे की सिग्निफिकेंस क्या है, भाई इस डे की सिग्निफिकेंस ये है कि सारे लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को अपने कल्चर, अपनी हर चीज के बारे में बताना। आपको मैंने पिछली एक वीडियो पे गंगा विलास के बारे में बताया था। अगर आप गंगा विलास जो क्रूज है ना उसके बारे में बताया था, अगर आप उस क्रूज के बारे में बात करें, वो क्रूज बहुत सारे हिस्टोरिकल जगहों से प्लस वो बहुत सारी कल्चरल जगहों से होकर गुजर रही है। तो क्यों लेके जा रहे हैं उसे कल्चर वाले रास्ते से? भाई ताकि हमारा कल्चर प्रमोट हो सके। तो वो भी एक मेथड है पूरा का पूरा टूरिज्म को प्रमोट करने का। अगर हम थीम की बात करें तो इस साल तो कोई भी प्रॉपर तरीके से थीम नहीं आई है इसकी, पिछले साल की थी भी, पर इस साल अभी प्रॉपर तरीके से कोई भी थीम नहीं देखी गई है। देखिए क्या लिखा है ना, अगर हम बात करें तो अनाउंस्ड नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इन शॉर्ट हमें किस पे फोकस देना है? टूरिज्म इंडस्ट्री पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां से बताती हूं। अगर आप टूरिज्म को देखें तो टूरिज्म कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? आपने पढ़ा ना, प्राइमरी एक्टिविटी, उसके बाद सेकेंडरी और टेरिशरी। तो ये किसका पार्ट है? ये टेरिशरी का पार्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टूरिज्म किसका पार्ट है। तो टूरिज्म टेरिशरी सेक्टर का पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे। Who has been named as the vice chief of the air force? अगेन इंपॉर्टेंट, वाइस चीफ है, मतलब चीफ कोई और है पर वाइस है। तो अगर हम बात करें जेपी सिवाच, उसके बाद है अनिल कुमार, वीरेंद्र गोयल और उसके बाद है एपी सिंह। अब इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी। अगर हम बात करें तो एयर मार्शल एपी सिंह, अगर हम बात करें एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो ये यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये नए वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के। इन्होंने किसे सक्सीड करा है? तो भाई संदीप सिंह को सक्सीड करा है, जो कि रिटायर हो रहे हैं अपनी सर्विसेज से। अगर हम एपी सिंह की बात करें तो ये क्या कर रहे थे अभी तक क्या सर्व कर रहे थे? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड एंड ही विल टेक चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द 1 Feb 2023 से। तो मतलब तो बैठ भी चुके होंगे। ठीक है, आगे एंड ही वाज कमीशन्ड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन December 21, 1984। ठीक है, अब देखिए भाई, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? भाई आपको सबको पता है 8 अक्टूबर। और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? भाई सबको पता है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं इसके हेडक्वार्टर। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपको याद रखनी है। और अभी अगर हम बात करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे अभी एयर चीफ कौन है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये तो वाइस हो गए ना, अब इनसे पहले एयर चीफ भी तो होंगे कोई, उनके बारे में आप मुझे बताएंगे, उनका नाम बताएंगे कि वो कौन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। विच स्टेट सीएम अनाउंस द कैपिटल विल बी शिफ्टेड टू विशाखापट्टनम? ठीक है, विशाखापट्टनम को विगास भी कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो विजाक भी कहा जाता है इसे। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है भाई, देखिए विशाखापट्टनम अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो ऊपरा इलाका है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज गॉन टू तेलंगाना। तो तेलंगाना के बाद ये जो सारा हिस्सा बचा ये आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे कहीं पे विशाखापट्टनम है। क्या टिक करेंगे आंसर? क्या आंसर निकल कर आ रहा है भाई? सी निकल कर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अब आंध्र प्रदेश को देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विशाखापट्टनम की। अच्छा, अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? पता है ना आप सभी को, सबने पढ़ा था करंट अफेयर में। अगर हम बात करें कब अलग हुआ था यहाँ पे, तो 2 जून 2014 को, ठीक है, तेलंगाना को बाहर निकाला गया या तेलंगाना को अलग किया गया। किससे? आंध्र प्रदेश से। तो ये बात आपको यहां पर क्लियर रखनी है। अब समझते हैं, विशाखापट्टनम एक पोर्ट है एंड इंडस्ट्रियल सिटी है, जो कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर लेकर आ रही है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश की जो सीएम है
कौन है अभी, तो आपको याद रखना है वाई एस जगमोहन रेड्डी। इन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, और पहले तो आपको पता है कि पहले इसकी कैपिटल अमरावती भी रही, और जब तेलंगाना मर्ज था किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तब हैदराबाद भी रही है। पर अब की अगर हम बात करें तो अमरावती, अब बात करते हैं पहले की, तो अमरावती कृष्णा नदी के पास। पर बाद में अगर हम बात करें अब की जो सरकार है उसने क्या अनाउंस कर दिया है, विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर अनाउंस कर दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि कैपिटल को शिफ्ट करने की अगर हम बात करें तो पहले तो हैदराबाद थी जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, पर अब अगर हम बात करें, और इनके बीच में दो तरीके से पहले शेयर हो रही थी, पर अब चेंज कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 2 जून 2014 को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, समझ गए ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोलने का मतलब हो गया कि इफ दिस इज आंध्र प्रदेश तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इस वाले हिस्से को अलग किया गया, और 29वां राज्य बना कहां पर, हमारे इंडिया के अंदर तेलंगाना। अगर हम इसके सीएम की बात करें यहां पे, तो उन्होंने इनिशियली पहले 3 कैपिटल्स बताई थी आंध्र प्रदेश की, अमरावती लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। अगर तुम्हें पता हो तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी है, अगर आप सभी को पता हो इसके बारे में भी तो। और उस समय पे भी राजधानी क्या थी इनकी, कुर्नूल ही थी, ये बात आपको याद रखनी है। विशाखापट्टनम के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। विशाखापट्टनम एक लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर सिटी है कहाँ का, आंध्र प्रदेश की। अगर हम इसकी बात करें लोकेशन के बारे में, तो दिस इज इंडिया, और इंडिया का ये वाला कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट में आता है ये हमें। और ईस्टर्न घाट के पास कौन सा वाटर बॉडी है अपने पास, बे ऑफ बंगाल वाली वाटर बॉडी है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर चेन्नई, तो पहली सिटी है चेन्नई, चेन्नई के बाद अगली है विशाखापट्टनम। और ये आज से ही एक इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है, ये एंशिएंट पोर्ट सिटी भी है, जिसके ट्रेड रिलेशन मिडिल ईस्ट, रोम, इन सब के साथ बहुत ही ज्यादा एक्टिवली रहे हैं। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन पावर्स जो कि उस समय पे वहां पर हुआ करती थी। अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो ये फ्रेंच कॉलोनियल रूल के पास भी गया, उसके बाद कंपनी, और कंपनी के बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो ये हमारे पास बनकर आ गया। विशाखापट्टनम जो है वो हेडक्वार्टर भी है किसका, इंडियन नेवी ईस्टर्न नेवल कमांड का, और इसे सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके पास 10 क्वेश्चन, और आप मुझे अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का जो आपको लगता है चेंजेस आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हम उसे ऐड करेंगे ज़रूर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करा हमने शुरू में, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको कई बार कहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ जाए जैसा मैं आपको करा रही हूँ। हाँ, पर अगर हम देखें तो किसी का सिर किसी का पैर, अगर वहाँ पे 15th ब्रिक्स समिट नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में होने वाली कौन सी समिट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आने यही पैटर्न यही है आपके पास, और हो भी सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन कॉपी हो जाए, पर अगर मैं जोड़ूं इनको थोड़ा सा तो ये बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।